नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आप लोगों के बीच में पहली बार एक छोटी-सी अ, अपने सीखे गए अपने अनुभवों का, अपने गुरुओं के आशीर्वाद का और उनके द्वारा प्राप्त छोटा-सा ज्ञान का, जो मुझे तो अपने गुरुओं के जैसा तो नहीं बन पाया। गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला है, जो जितना भी आशीर्वाद मुझे मिला, उन आशीर्वाद को आपके सामने प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी मुझसे जुड़ें और मेरा सहयोग करें। मुझे जो भी मुझसे कमियाँ होती हैं, आपके पास लाइक्स, कमेंट और ऐसे ऑप्शन होंगे, तो कमेंट जैसे बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते समय ध्यान दीजिएगा कि बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब दबाए रखेंगे वह ऑन रहेगा, तो जो भी मेरा वीडियो आपके सामने होगा, मैं अपलोड करूँगा, वह तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता चल जाएगा तुरंत। कभी-कभी मैं हो सकता है आपके बीच में लाइव ही रहूँ। तो अभी मैं आज अ, संस्कृत साहित्य से आपको जोड़ना चाहता हूँ। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, तो साहित्य तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पढ़ ही लेते होंगे। उसमें हैं तो बहुत गूढ़ चीज़ें, फिर भी हम आज आपको व्याकरण से और जुड़ने का प्रयास करूँगा और कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। उसमें जो कमियाँ होंगी, उसको आप मेरे अ, एक आपसे जुड़ने के जो रास्ते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करिएगा, बताइएगा और समझाइएगा कि देखिए आप यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ गलत हो रहा है, उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी की जो कि रचना है, जितने भी छात्र होंगे या जो भी पढ़ने वाले हैं, जो पाठकगण हैं, उन्हें पता होगा। तो वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी और उस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना का जो आधार है, वह है अ, पाणिनि जी का व्याकरण शास्त्र जो था पाणिनि जी का, उससे लिया गया है, उसी पर आधारित है। वही संपूर्ण आप कह सकते हैं, उसकी एक व्याख्या है पांडे जी की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी विशेषता आपको बता दें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं, जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ है, अपना सब्जेक्ट चुना हुआ है, उनके लिए है। और आज मैं एक छोटा-सा चीज़ उनके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि उनको कुछ दे सकूँ, मुझको उनको कुछ अ, परीक्षा उपयोगी तैयारी भी करा सकूँ। तो उससे संबंधित मेरा एक छोटा-सा कदम है, जो आप लोगों के सहयोग से पूरा होगा और आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता भी है। तो आइए दोस्तों, बलराज जी की रचना में थोड़ा-सा पहले पन्ने पर अपनी दृष्टि डालने का प्रयास करता हूँ और सिद्धांत कौमुदी की जो शुरुआत है, वहीं से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पुस्तक, किसी भी रचना, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने इष्ट देवी, अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। उनको अपने शब्दों को समर्पित किया जाता है। उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया जाता है। तो उसके अनुसार बलराज जी ने भी वही किया, वही संस्कार हम लोगों के बीच में देने का प्रयास किया। तो सबसे पहले भरद्वाज जी ने कहा कि नाभ्या सरस्वती देवीं शुद्धा गुड़या करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। उन्होंने कहा कि मैं भरद्वाज शुद्ध और उत्तम गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनि मुनि द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में अपने विद्यार्थियों के साथ प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अपने विद्यार्थियों को प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, ग्रंथ की रचना बनाता हूँ, जिसको आने वाले लोग सरल भाषा में समझ सकें, ऐसा उनका विचार था। तो सबसे पहले उन्होंने संज्ञा प्रकरण को रखा। संज्ञा प्रकरण का मतलब है कि सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं संज्ञा प्रकरण से ही संबंधित होती हैं। हम जब संज्ञा ही नहीं जानेंगे तो फिर आगे की चीज़ें बहुत ही गूढ़ हो जाएंगी, बहुत कठिन हो जाएंगी। तो वरदराज जी ने अथ संज्ञा प्रकरणम कहा। अथ संज्ञा प्रकरणम का मतलब है अब संज्ञा प्रकरण की
शुरुआत हो रही है। शुरुआत, संज्ञा प्रकरण की शुरुआत। तो उन्होंने पहले जैसा कि पाणिनि जी ने अपने व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी में लिखा कि शिव के डमरू से जो 14 स्वर निकले, जो 14 ध्वनियाँ निकली, 14 नाद निकले, उसी नाद को पाणिनि जी ने सबसे पहले अपने अष्टाध्यायी में पिरोया। तो उस 14 ध्वनियों का, 14 नादों का उच्चारण स्थान कहाँ था, जो सबसे पहले इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया, वह था शिव का डमरू। तो शिव जी का पाणिनि जी के ऊपर अद्भुत चमत्कारिक आशीर्वाद था, और उसी आशीर्वाद से परिपूर्णित होते हुए वरदास जी ने भी उस आशीर्वाद को अपने प्राप्त किया। आपने भी प्राप्त किया, वरदराज जी ने भी प्राप्त किया। तो सबसे पहले वरदराज जी ने जब लिखा तो उन्होंने कहा कि पहला सूत्र उन्होंने जब पहली ध्वनि निकली शिव के डमरू से, तो उसमें उन्होंने कहा कि अ ई उड़ री ऋक ए ओंग ए औच है वरट लण अमोड़नम झभय गढ़दस जब गढ़दस खफत चट तव कपय ससर हल। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जितने भी 14 सूत्रों का नाम लिया गया, 14 आवाज़ें जो आई हुई थी, तो उसमें शुरुआत में उन्होंने अच रखा। अच मतलब जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों को रखा। इसके बाद उन्होंने हल रखा। हल का मतलब है व्यंजन। अच का अर्थ होता है स्वर और हल का अर्थ होता है व्यंजन। अच का मतलब है स्वर और हल का मतलब है व्यंजन। तो वरदराज जी ने जब कहा या डमरू की जो आवाज़ निकली हुई थी, पाणिनि जी ने भी जो लिखा, तो उन्होंने सबसे पहले स्वरों को ही रखा, क्योंकि स्वर के सहयोग से भी वर्णों का निर्माण होता है। स्वर के सहयोग से ही किसी शब्द की अ, उत्पत्ति होती है, या किसी शब्द को बोला जाता है जो सार्थक शब्द हो, अर्थवान शब्द हो, अर्थवान वाक्य हो, वह उन्हीं के माध्यम से होता है। तो आईयुड़ में आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने स्वरों को रखा, इसके बाद व्यंजनों को रखा। आप ध्यान दीजिएगा कि स्वर और व्यंजन में ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर पहले आता है, स्वर के सहयोग से व्यंजनों का हम बोलते हैं, इसलिए स्वर को पहले रखा गया। आप स्वर जान लेंगे तब व्यंजन जानेंगे। व्यंजन में भी आप देखेंगे कि जो महाप्राण हैं, जो अल्प प्राण हैं, अनुनासिक हैं, अनुनासिक हैं, ऊष्म हैं, विवृत हैं, ना? समृद्ध हैं, विवार हैं, और अम, इस तरह से उन्होंने सभी को अपने क्रमबद्ध तरीके से अपनी उस रचना में प्रमाणित किया। तो अथ संज्ञा प्रकरण में, जो कि बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सिलेबस में है, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया था हलन्त्यम। कौन सा सूत्र दिया हुआ था? हलन्त्यम दिया हुआ था। हलन्त्यम, क्योंकि आप शुरुआत में अगर छोटी छोटी चीज़ों को जब जानेंगे, समझेंगे, तभी आप व्याकरण शास्त्र के गहन अध्ययन को समझ सकते हैं, गहन अध्ययन को जान सकते हैं, गहन अध्ययन उसका कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप महेश्वर सूत्र को याद कर लीजिए। जो 14 सूत्र हैं, उन समस्त सूत्रों को याद कर लीजिए, तब आपको आगे पढ़ने में, इस पूरी रचना को समझने में, संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, अजंत प्रकरण है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको समझने में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी। संधि उन तो आप इसमें ऐसे इतनी आसानी से जान जाएंगे कि आप कहिए नहीं। आपको लगेगा कि बहुत सरल है, लेकिन इस चीज़ को याद करना होगा। तो इन 14 महासूत्रों से प्रत्याहारों की उत्पत्ति हुई। प्रत्याहार हुए, तो उन प्रत्याहार में जो है कुल 42 तरह के, इस 14 माहेश्वर सूत्र से, 14 सूत्रों से ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जो कि भरद्वाज जी ने प्रमाणित भी किया है। उसको व्याख्या उसकी की है, उसको अच्छे से बताया है, जिसको हम सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने जब कहा कि हलन्त्यम, हलन्त्यम का अर्थ यह है कि देखिएगा, आप ध्यान दीजिएंगे कि हर सूत्र को जब अ ई उड़ लिखा गया, तो अड़ अंत में लिखा गया, तो अड़ में हलंत लगा हुआ है, और वह हल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वह व्यंजन है। तो व्यंजन का भी लोप होगा, और अंतिम वाले वर्ण का जिसमें हलंत लगा हुआ है उसका लोप कर दिया जाएगा।
तो उसी तरह से आप दूसरे सूत्र में आएँगे, देखेंगे लिल रिक लिखा हुआ अंत में री और री दिया हुआ है, तो री और री के अंत में जो है क दिया हुआ है। क में देखेंगे तो हलंत लगा हुआ है, तो हलंत का लोप कर दिया जाएगा। ए ओंग है, अंगा है, अंगा का लोप कर दिया जाएगा। ए औच है, च है तो च का लोप कर दिया जाएगा। तो हैवरट है, हैवरट में ट अंत में है तो जिसमें हलंत लगा हुआ उसका लोप कर देंगे। इसी तरह से अंतिम सूत्र पे आप आते हैं तो देखते हैं हल प्राप्त होता है, तो ह के ल का लोप कर दिया जाता है, क्योंकि हल में ल में हलंत लगा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो हलंत्यम का मूल अर्थ जो आप कहते हैं कि उसको देखेंगे तो पाणिनि आदि आचार्य ने उपदिष्ट धातु सूत्र आदि में उपदिष्ट धातु जो उपस्थित होने, जो हमारे सामने प्रमाणित होने वाली है, जो भी धातुएं हैं, उन धातुओं में उपदिष्ट धातु सूत्र आदि में अंतिम हल, अंतिम व्यंजन का इत संज्ञा होती है। अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब उस संज्ञा को समाप्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। हलंत्यम का यही अर्थ है। अब अच और हल आप कैसे जानेंगे? अच में सभी स्वर आते हैं, हल में सभी व्यंजन आते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपके साथ में फिर हम आएँगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग करने के लिए। आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए, आपका आभार हम व्यक्त करते हैं, जो आप मेरे साथ में इतना समय दिए और कुछ सीखने का और मुझे भी कुछ बताने का, सिखाने का प्रयास करें। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है, आप सभी छात्रों से निवेदन है, आप सभी जानने वालों से निवेदन है, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आपके पास में सबसे पहले सूचना मिल सके कि कोई नया वीडियो या कोई नई सूचना हमसे संबंधित हमारे पास आई हुई है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।